मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 22 मई के सायकालीन 268वें जब भैया जो बतबते को क्रम चलता है घर को जा मैं आप सभी को मेरी राम राम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दद्दा मैं आपको ध्यान एक महत्वपूर्ण समाचार की ओर दिलाना चाहूँगा और इस ओर हम सबका ध्यान जाना चाहिए और इसके आखिर मूल में कहा है जो हम सबको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्रशासन ने, वहाँ के नेता ने घोषणा करी है कि भारत ने जो आतंकवादी के ढांचे, जो उनके मदरसा या जो भी उनके आतंकवादियों को तैयार करने को सिस्टम हो, जो नेस्त नाबूद धूल में मिलान काम करो, उनको वह सरकारी रूप से दोबारा बना के खड़ा करेंगे। उसमें लश्कर तोयबा के हैं या अन्य जो भी संगठन हैं, आतंकवादी संगठन, उनके सभी अड्डों को दोबारा बनाएंगे और जितने भी आतंकवादी भारत द्वारा किए इस कार्रवाई में 72 हुरन के पास गए, भैया उनको 1-1 करोड़ रुपये देंगे। आप कहेंगे कि भाई उनका देश है और वो कोई भी निर्णय लेते हैं वह उनका विषय है और वह अपनी जो रणनीति है आतंकवादियों के पालने पोषण की और आगे बढ़ाने की बाई के तहत ले रहे हैं। लेकिन मित्रों, कोई भी चीज़ इस एक बड़ा भारी दोष हम सब में आ गया है कि हम कोई भी चिंतन और अपनों मनन और किसी घटना की क्रिया प्रतिक्रिया को, किसी बात को देखते समय केवल अपने को, अपनी नज़र चुराते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी घट रहा है, लगभग 1000 वर्षों से जो उथल पुथल चल रही है, मैंने लगातार दद्दा आपको पहले ध्यान दिवाई कि पिछले अपने अंकन में कि देश की परिस्थितियों में जो परिवर्तन आता है, अच्छा या बुरा, वो 10 साल 2 साल 4 साल नहीं, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी घटनाक्रम हजारों वर्ष चलता है। और जो समाज इन परिस्थितियों को समझता है और इन परिस्थितियों के अनुरूप अपना अच्छा या जैसा व्यवहार करता है, ऐसे ही उसके परिणाम आते हैं। तो मेरो दद्दा कहना हो कि जो भारतीय उपमहाद्वीप, जो अफगानिस्तान से और इधर म्यांमार तक का जो हिस्सा है, इसको भारतीय उपमहाद्वीप आज से नहीं, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते कह के हमारे सभी नीतिकारों ने, हमारे पूर्वजों ने और विश्व के सभी लोगों ने जो समय की संस्कृति है, इस भारतीय उपमहाद्वीप ही कहा है। और इस भारतीय उपमहाद्वीप में एक जो गजवाए हिंद का जो लक्ष्य लेकर कुछ अपनी ऐसा विचार लेकर लोग 1200 साल पहले यहाँ इस भारतीय उपमहाद्वीप में जो दस्तक देने का काम शुरू किया था और लंबे समय तक अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के कारण वह लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में इस भारतीय उपमहाद्वीप के बीच गजवाए हिंद को कायम करने में सफल भी हुए। लेकिन हमारे देश के पूर्वजों ने उनका बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हुए जो गजवाए हिंद लाने का वह लक्ष्य लेकर चले थे, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उनको रोकने का काम किया और उनको इस रोकने के क्रम में उन्होंने बचे हुए संसार को भी ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों से बचाने का अप्रत्यक्ष रूप से काम किया। ये हम सबको जानना चाहिए। लेकिन मित्रों, जिस प्रकार कहते हैं कि पुराने हम छोटे छोटे अपने दादी नाने से कथा सुने करते कि कोई जादूगर हो बना कहीं मैं मरंगो ना ऐसो और बना ऐसे जादू से अपने प्राण कऊ तोता में धद है, वो तोता पिंजरा में डार के और बड़ी गुप्त जगह कहूँ छुपाए दे तो जादूगर मत ही ना हो। और हम सब ने वो कहानी में देखो, जैसे ही जब पतो लग जाती कोई रहस्य कि जा जादूगर के, जब मायावी शक्ति के, जब राक्षस के प्राण जब तोता में और कोई जातो वो तोता को पकड़ के मार देतो तो बस रात जादूगर मर जाए कर दो। मित्रों,
ये जो पाकिस्तान में इस समय वर्तमान में घटनाक्रम चल रहा है, मैंने पिछले अंकों में आपको बताया था, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के पूर्वजों ने, हमारे देश के राजा महाराजाओं ने, बहादुर सैनिकों ने इनको नेस्त नाबूद, कोई पहली बार 22 अप्रैल के बाद जो घटनाक्रम हुआ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, कई बार इतिहास में ऐसे क्रम आए हैं, चाहे महाराजा सोहेलदेव हों, चाहे छत्रपति शिवाजी हों, गुरु गोविंद सिंह हों, हरि सिंह नलवा जैसे, ऐसी एक बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी हुई है जिन्होंने ऐसे राक्षसी मायावी लोगों का नेस्त नाबूद किया है और उनको बुरी तरह से पराजित भी किया, धूल में भी मिलाया है। लेकिन जो मैंने कहा, इनका हम इस लंबे संघर्ष के बाद भी आखिर इनका मूल स्रोत क्या है, कहाँ से वह शक्ति प्राप्त करते हैं, विचार प्राप्त करते हैं और पुनः एक जाता है दूसरा चला आता है, और वह अपने जो अधूरा गजबाए इन 1000 वर्ष से उनका रह रहा वह सपना आखिर वह कहाँ से प्राप्त होता है। मैंने कहा है कि मित्रों, जब तक हम किसी भी संघर्ष में अपने शत्रु की पहचान नहीं करेंगे और मित्र कौन है इसकी पहचान नहीं करेंगे, तो हम लगातार इस प्रकार की अंतहीन लड़ाई में उलझे रहेंगे। और दद्दा, आप कहोगे साहब ये बातें हमें बताने को आपको क्रम, मेरा कहना यह है कि हम भी इस देश के नागरिक, इस संस्कृति के आगे बढ़ाने वाले संवाहक के रूप में काम कर रहे हैं और हम सबको जानना ही चाहिए। इस देश में ये बहुत बड़ा दोष है कि हम केवल सतही रूप से जो घटनाक्रम हमारे सामने आता है और उसकी हम क्रिया प्रतिक्रिया करके सफलता असफलता जो भी रही, इसके बाद हम उसके मूल में न जाकर हम समझ नहीं पाते हैं। लगातार एक सिलसिला 1000 वर्षों से आप देख रहे हैं वह चलता चला आ रहा है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष आखिर वह जादूगर जो मायावी शक्ति है उसके प्राण कौन से तोते में, कौन से पिंजरे में रखे हैं, मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जो चर्चा शुरू करने से पहले दद्दा, मेरे आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि भैया लाइक करने में और शेयर करने में कोई पैसा ना जाता, आपका 2 सेकंड का काम है, इससे हमको बड़ा आप उत्साह मिलता है। और जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप ना कर पाते तो अपने घर के बालकन से कह के जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, मैं आपको ले जाता हूं गजबाए हिंद का जो सपना देखा था लोगों ने, और इस सपने में सबसे पहली बार सफलता के साथ इस भारतवर्ष में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अजमेर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को किस प्रकार हराया, 17 बार हारा, अपनी संधि और वह करके लगातार प्राणों की भीख मांगता रहा और लगातार आता रहा। उसने जब आखिर में हराया तो उसने सबसे पहला जो काम किया था, आप उसके काम को जाने, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि इस भारतवर्ष में 1192 ईस्वी में उसने अजमेर के अंदर पहले मदरसे की स्थापना की थी। अरबी देशों में मदरसे की स्थापना इस से काफ़ी पहले हो चुकी थी। मदरसा मतलब इस्लामी रीति रिवाजों की पढ़ाई, और इन मदरसों की स्थापना ये बहुत दूरगामी लक्ष्य था कि हमने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन ये विजय कैसे स्थायी रहे। यहाँ की नई पीढ़ी के बीच जो धर्मांतरित नए लोग हैं, कुछ जो 100-200 की संख्या में होंगे, उनके दिमाग में किस प्रकार अपना विचार, अपना लक्ष्य भरा जाए, और वह शिक्षा के माध्यम से भरा जा सकता है। इसके लिए उसने कितने बड़े लक्ष्य को लेकर 1000 वर्ष बाद भी मदरसे की स्थापना की। आज वह मदरसा व्यवस्था इस भारतवर्ष के अंदर किस प्रकार अपनी जड़ें जमाई, भारतवर्ष नहीं विश्व के अंदर, और इसी मदरसा पद्धति से निकले। आखिर कौन सी पद्धति है, और हम सब दद्दा कितना इसके बारे में जानते हैं। नाम हमने जरूर सुना होगा, हमने देखा होगा हर कस्बे में, हर गांव में अब तो, और शहरों में ये मदरसा खड़े हो गए हैं, और इनमें छोटे छोटे बच्चों को आप विभिन्न पगड़ी बांधे और देखते होंगे, एक अलग वेशभूषा, अरबी वेशभूषा रखकर इनके छोटे छोटे बच्चों के मन और दिमाग में क्या भरा जा रहा है शिक्षा के नाम पर। आखिर हम सब 1000 वर्ष बाद भी आज इस व्यवस्था के बारे में कितना जानते हैं, कौन सा इनमें पढ़ाई हो रही है, क्या है। संभवतः
95% भारतीय समाज इनके बारे में नहीं जानता है। जानना चाहिए। जो मैंने कहा था, जो आतंकवाद जो विश्व के अंदर फैल रहा है, इसका मुख्य जो प्राण है, वह प्राण उसी जादूगर मायावी शक्ति के जैसे प्राण एक तोते में रहा करते थे, वह मदरसा भी इसी तोते के रूप में है। और लगातार आप व्यक्ति को समाप्त कर सकते हैं, आप कोई उसका ढांचा खत्म कर सकते हैं। सीमेंट सरिया का बना हुआ दोबारा खड़ा हो जाता है, और उस ढांचे उस संस्थान में लगातार लोग आते रहते हैं। ये 1000 वर्ष से ज़्यादा समय ये भारतीय उपमहाद्वीप देख रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि वह अभी भी अपने शत्रु के विचार, और वह विचार कहाँ पलता है, कहाँ पनपता है और कहाँ से आगे बढ़ता है, उसके बारे में ना जान पाए। मित्रों, इस क्रम में मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहूँगा कि आगे इस मदरसा व्यवस्था को गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, मुगलों आदि ने भी संरक्षण देने का काम किया और धीरे धीरे से देश के अंदर बढ़ाने का काम किया। लेकिन इस मदरसा व्यवस्था को सबसे ज़्यादा जो संरक्षण और संवर्धन और आगे बढ़ाने का काम मिला था, वह औरंगजेब के समय हुआ था। उस समय ऐसा नहीं है कि केवल इसमें ज्योमेट्री, भूगोल व अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, इतिहास। लेकिन औरंगजेब के समय इसके जो पाठ्यक्रम जिसे हम कहते हैं, वह पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से देने का काम किया। तो भारत में 2 शासक ऐसे हुए जिन्होंने बड़े लंबे समय तक राज किया था। एक अकबर, वह भी लगभग 49 वर्षों तक राज्य किए थे, और औरंगजेब ने भी अपने जिहादी विचारधारा के आधार पर किस प्रकार भारतवर्ष के भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर राज्य किया था, किस प्रकार इन मदरसा व्यवस्था के जो पाठ्यक्रम उसको स्थायी देने का भी काम किया था। यह औरंगजेब का एक बहुत बड़ा काम था, जिसके बारे में हम सबको जानकारी संभवतः नहीं है। मित्रों, आज भारतवर्ष में 48,000 मदरसे काम कर रहे हैं, और इन 48,000 में 38,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और 10,000 से ऊपर मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, और इनमें प्रतिवर्ष 20 लाख छात्र पढ़ते हैं। जरा हम कल्पना करें, भारतवर्ष में 1857 के अंदर देवबंद का दारुल उलूम जो मदरसा है देवबंद का, वह सबसे बड़े मदरसे की स्थापना हुई थी। और औरंगजेब के बाद यदि किसी मदरसे या किसी संस्था ने इस व्यवस्था को संस्थागत रूप से और बहुत ही सफलता के साथ चलाने का काम किया है, तो वह देवबंद दारुल उलूम मदरसा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, विश्व के अंदर कहीं भी कोई भी आतंकवादी हो, ये और किसी भी घटना उसका कहीं ना कहीं लिंक, यदि वह आतंकवादी है तो वह दारुल देवबंदी मदरसा से जरूर निकलता है। मित्रों, और ये जानकर भी हम सब लोग कैसे अनजान बने हुए हैं और आज भी नहीं जानते कि आखिर इन मदरसों में पढ़ाया किया जाता है। मैंने जैसे कहा था आपसे, 20 लाख छात्र पढ़कर निकलते हैं, और इसमें जो 3 प्रमुख जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, दारसे निजामी। मित्रों, ये 1748 से ये पाठ्यक्रम शुरू हुए। जरा आप कल्पना करें, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। 41 वर्षों बाद इन मदरसों में औरंगजेब द्वारा बनाए पाठ्यक्रमों को लागू कर दिया गया, और वह पाठ्यक्रम आज भी, इसको आलमगीर औरंगजेब को कहते थे। और दारसे निजामी, फतवाए मसीही, जिसमें औरंगजेब द्वारा समय समय पर काफिरों के विरुद्ध दिए फतवों के बारे में जानकारी दी जाती है, पढ़ाई जाती है, और किस प्रकार से आलमगीरी औरंगजेब ने जो जो भी फरमान दिए हैं, वह सारे फरमानों को इन मदरसों में पढ़ाया जाता है। अब आप जरा कल्पना करें, औरंगजेब जैसे शासक के ऐसे कृत्यों को, जहां पाठ्यक्रम के माध्यम से जो 20 लाख छात्र हर वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप भारतवर्ष में पढ़कर निकलते हैं, आप जरा पूरे विश्व की कल्पना करें इस भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हो रहा है, और कैसे 20 लाख नन्हे मुन्ने बच्चे, किस प्रकार उनके दिमाग में कौन सी चीज़ें डाली जा रही हैं, और हम सब
केवल छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके खुश हो जाते हैं कि हमने आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी विजय हासिल कर दी। ऐसी विजय इस 1200 वर्ष के कालखंड में हमारे शासकों ने कई बार, दर्जनों बार, सैकड़ों बार प्राप्त किए हैं और बड़ा बलिदान भी दिया है। हमारी महारानियों ने, हमारी महिलाओं ने जिंदा जलना मंजूर किया, लेकिन इनके द्वारा प्रताड़ित होना, बेइज्जत होना मंजूर नहीं किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन 1200 वर्षों में आप देखेंगे कोई ऐसा शासक हमारा नहीं हुआ, कोई ऐसा वर्ग नहीं हुआ जो इन समस्या के मूल का कारण क्या है इस ओर जाता, इस ओर महसूस करता। लेकिन मित्रों, एक दूसरा पक्ष भी आप देखें कि जहाँ इतना बड़ी संख्या है वहाँ मात्र 4500 गुरुकुल आज भारत में शेष रह गए हैं। और जरा दूसरी ओर अमेरिका की ओर ध्यान दें, आखिर क्यों वो विश्व की नंबर 1 शक्ति है। वहाँ केवल 233 मदरसे हैं, वो हमसे 4-5-6 गुना बड़ा देश है। और वहाँ 6500 कैथोलिक ऐसे चर्च हैं जहाँ कैथोलिक धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है। हम आखिर इतने बड़े समाज के प्रतिनिधि के रूप में, हिंदू समाज के, सनातन संस्कृति के, आखिर हम जरा सोचें कि 4500 गुरुकुल केवल भारत में शेष रह गए हैं। एक समय हर गांव में, भारत के हर गांव में गुरुकुल पद्धति होती थी। इस पद्धति को मुगलिया शासन में, और सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचाया था वो अंग्रेजों ने। अंग्रेज जानते थे जब तक इनकी गुरुकुल पद्धति की शिक्षा पद्धति को हम खत्म नहीं करेंगे, अपनी मैकाले पद्धति को नहीं लाएंगे, तब तक भारतवर्ष को हम गुलाम और मानसिक रूप से लंबे समय तक गुलाम नहीं रख पाएंगे। इसके लिए और अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को विकृत करने के लिए सारी गुरुकुल व्यवस्था समाप्त कर दी। संस्कृत का लोप हो गया, और संस्कृत भाषा का लोप हुआ तो संस्कृति का लोप हो गया, और धीरे धीरे अंग्रेजियत और मैकाले पद्धति हमारे अंदर ऐसी हावी हुई कि हमारे ही समाज के पढ़े लिखे बच्चे IAS IPS बनकर, अधिकारी बनकर, वह उनमें वही जहनियत भर जाती है कि वह अपने को राजा महाराजा अंग्रेजों की तरह समझते हैं और अपने ही स्वधर्मी, अपने स्वदेश का निवास करने वाले लोगों को गुलाम के रूप में देखने का एक उनमें नज़रिया आ जाता है। ये हम सब दद्दा देखत होंगे, महसूस करते होंगे। जब अधिकारियों के पास हम सब धोती कुर्ता अगर टोपी पहन के जाएं तो वे कैसे खराब दृष्टि से हमारे ही मोड़ा मोड़ी होते हैं और वे देखते हैं। ये सब हम सबको समझना, ये शिक्षा पद्धति किस प्रकार से इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है और आज भी नुकसान पहुंचा रही। लेकिन हम सबको ये जान के हर्ष होना चाहिए कि जो भारतवर्ष में जो ये संघर्ष चल रहा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में, ये वही संघर्ष है जो 1000 वर्षों से गजवाए हिंद के अंतर्गत इस पूरे क्षेत्र को लाने के लिए उसमें कौन सी शक्तियां हमारे खिलाफ हैं और कौन सी हमारे समर्थन में, और कौन सी शक्तियां, ये जानना जरूरी है। गजवाए हिंद लाने वालों का चेहरा मेरा हमारा है। राजनीति के नाम पर, कहीं और संस्थाओं के नाम पर, संगठन के नाम से, शिक्षा पद्धति के नाम से वह उन्हीं की मदद कर रही हैं। ऐसे लोगों को हम नहीं पहचानेंगे जब तक हमारे अंदर ये शत्रुओं का बारे में जानने का और मित्र के बारे में जानने का और मित्र के रूप में छुपे शत्रुओं के बारे में जानने की जो बोध है उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम इसी प्रकार की घटनाएं होती हुई देखते रहेंगे। लेकिन आपको जानकर हर्ष होगा, वर्तमान जो नेतृत्व है, मैं लगातार कहता हूं कि इस देश में 2 ही राजनीतिक काल हैं, और 2014 के बाद जो राजनीतिक काल आया वह है इन सारी समस्याओं को जान रहा है, और समस्याओं को जानता है, पहचानता है, तभी वो उनसे मुकाबला भी कर पा रहा है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर जिस प्रकार से अवैध मदरसों की और उनके साथ मस्जिदों की जो बाढ़ सी आ गई थी, पूरी वहाँ की जनसंख्या का जो घनत्व था वह किस प्रकार उलट पुलट हो रहा था, वह सब वर्तमान सरकार ने देखा है। और आप सब भी गाय गवाह ये पढ़ रहे होंगे कि वहाँ जितने भी अवैध मदरसे हैं उनकी जांच हो रही है और ऐसे मदरसों को हटाया जा रहा है, और वहाँ पनपने वाली देश विरोधी शक्तियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। और अब देश के अंदर भी खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे अवैध मदरसों को पूरी तरह से समाप्त कर, और जो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं उनमें आधुनिक शिक्षा पद्धति को भी लागू करने का काम करती जा रही है, जिससे कि हमारे देश के समाज के एक बड़े वर्ग को भी, उनके बच्चों को भी मदरसों के नाम पर
आधुनिक शिक्षा से दूर न रखा जाए और उनके दिमाग जहन में मुगलिया शासन, खिलजी शासन की जो बातें गैर मानवीय और एक गजबाए हिंद से संबंधित जो विचार परोसने का काम है वह बंद हो, कम हो, तभी जो आतंकवाद से संबंधित समस्या जो भारत ही नहीं पूरे विश्व को परेशान कर रही है, इससे हम सब मुकाबला कर पाएंगे। और विदेशों के देशों में मैंने आपको उदाहरण दिया किस प्रकार ऐसी संगठनों संस्थाओं पर अमेरिका ने मात्र कल्पना करें 233 मदरसे और हमारे देश के अंदर 48,000 मदरसे। अभी भी इनमें बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो छोटे छोटे गांव में चल रहे हैं, जिनके बारे में आप देखते हो झोपड़ी में चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, और वह कितना खतरनाक क्या पढ़ा रहे हैं कि औरंगजेब का शासन काल क्या था, उसके फतवे क्या थे, किस तरह से शासन चलाया था, औरंगजेब ने फरमान क्या दिए थे, और फतवाए मसीह आलमगीरी में उनका जो लेखा जोखा है ये सब पढ़ाया जाता है। जब जो बच्चा ये पढ़ेगा तो आप उससे क्या कल्पना करेंगे? वह लोकतंत्र की बात करेगा, वह पूज्य बाबा साहब के संविधान के सम्मान की बात करेगा, वह आपकी संस्कृति की बात करेगा, वह मानवता की बात करेगा, जो कतई नहीं संभव हो सकता। ये हम सब जान सकते हैं, देख सकते हैं कि जब तक हम समस्याओं को सही रूप में नहीं देखेंगे और उनसे जब पहचानेंगे नहीं तो हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मेरा आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि ये अंक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।